इमरान भाई, एक रिक्वेस्ट था एक्चुअली। हाँ एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कैन यू गिव मी एक्सेस टू योर दिस पीपीटी आल्सो फॉर कंप्यूटर हाँ ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस बोलो। मैं टाइप कर देता हूँ। सज्जन यस। स्पाइडरमैन मूवी है मेरे पास, चाहिए तो किसी को बताना, लेटेस्ट वाली। अभी ऑनलाइन ऑनलाइन देख लेते हैं सब लोग। देख लिया क्या? मैंने देख लिया। अच्छा, ज्यादा खास नहीं लगी मुझे। मुझे ओवररेटेड लगी। वही ना। बहुत ज्यादा गाइस एक्सपेक्टेशन काफी था। करेक्ट गाइस, लेट्स बैक बैक टू स्टडीज। वापस टाइम बहुत कम है पढ़ाई के लिए, मुझे तो डर लग रहा है। सो मैं तो सब पढ़ के बैठी है, नोट्स वोट्स बना के। मुझे पता है हमारी तैयारी नहीं हुई है। एनीवेज, I didn't finish. हाँ मच सुबह क्या लगता है कितना परसेंटेज तुम्हारा हो गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? 25%. 25%, कोई बात नहीं अपन। There are 4 blocks. I finished 1 block. गुड, बट उसमें से याद कितना है? Uh, I think I know all the problems, the questions in which you have to solve problems. The theory I don't remember. हाँ, थ्योरी याद करना मुश्किल है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज करेंगे रोज। हमारा क्लास रोज चलेगा, हम रिवाइज करेंगे। 7 बजे का तो डेली रहेगा, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है हमारे पास, एक भी दिन नहीं है। लाइक सी के बाद तुरंत कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसलिए सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट उन लोगों को एक दिन का टाइम तो मिनिमम देना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तो 3-3 4 4 दिन का। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ था हमारे साथ, हम पढ़ते थे और बीच में 4 दिन का छुट्टी मिल जाता, तो 4 दिन में गैप में लोग प्रीवियसली आज क्वेश्चन ही पढ़ के आते थे और पास हो जाते थे। वही ना, होना तो चाहिए था। अभी लोग क्या वैसे ही बोलोगे, होना चाहिए। जाने तो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं बोलते कुछ। अरे कट कर देना ये पार्ट। नहीं कट कुछ नहीं करते, तब जाता है। कौन कट करेगा, पढ़ाई करूं बैठ के कट करूं मैं? एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। सो काउंटर्स, काउंटर्स के बारे में भी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था। ये रजिस्टर, एक रजिस्टर काउंटर रजिस्टर था, जो कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता था और हर बार कंप्लीट होता था एग्जीक्यूशन, तो उसका इंक्रीमेंट कर देता था काउंटर बाय 1। तो उससे हमें ट्रैक करने में हेल्प मिलती थी जो कि इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटर्स हियर। So counter is basically a device which stores number of times an event or process has occurred, often in relationship to a clock signal. ठीक है, let's move on. So counters are used in digital electronics for counting purposes. Counting के लिए use होती है। They count specific event happening in a circuit which can be ascending, descending or non-linear. ठीक है, for example in UP counter, I don't know what UP counter is. A counter increases count for every rising edge of the clock. They can also be designed using flip-flops. Counters are divided into 2 categories: synchronous counter and asynchronous counters. तो synchronous counter में क्या होता है कि one global clock drives the trigger, drives each flip-flop. हर एक flip-flop को एक global clock drive करती है, so output changes in parallel. ठीक है, एक ग्लोबल क्लॉक है ये यहाँ पे, और सभी उससे कनेक्टेड है। तो जो ये ट्रिगर करेगी सबको इफेक्ट करेगा। सो दैट्स बाय वन ग्लोबल क्लॉक ड्राइव्स और ट्रिगर्स ईच फ्लिप फ्लॉप। देखो ये ट्रिगर कर रही है इसको, इसको ट्रिगर कर रही है, इसको ट्रिगर, तो मतलब सबको एक ही क्लॉक ट्रिगर कर रही है सिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस काउंटर में ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ड्रिवन बाय द मेन क्लॉक। ये देखो यहाँ पे क्लॉक है, लेकिन सिर्फ पहले वाले को उसने ट्रिगर किया, यहाँ पे बाकियों को वो ट्रिगर नहीं कर रही है। उसने पहले को ट्रिगर किया और पहला वाला दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। मतलब एक रिले का होता है ना, जैसे रिले तुमने देखा होगा, मशाल देते हैं एक दूसरे को, वैसे ही यहाँ पे रिले की तरह ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को। सो ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ड्रिवन बाय द मेन क्लॉक। मेन क्लॉक सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया। आउटपुट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज ड्रिवन बाय द प्रीवियस वन। मतलब ये अपने पिछले वाले से, ये अपने पिछले वाले से ट्रिगर होगा। ये देखो ट्रिगर कर रहा है इसको, ये यहाँ पे आउटपुट जा रहा है एज एन इनपुट। So that is your synchronous and asynchronous counters.
synchronous counters, it can operate on higher frequency than asynchronous counters because it does not have cumulative delay as the same global clock given to each flip flop. और यहाँ पे it operates comparatively on lower frequency. तो इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है, इसकी लो है. रीजन उसका ये है कि क्लॉक ने जब ट्रिगर किया एक साथ सारे ट्रिगर हो गए तो कोई भी डिले नहीं है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जब क्लॉक ट्रिगर कर रही है तो बाकियों को वेट करना पड़ेगा अपने पिछले वाले को ट्रिगर होने तक. यानी एक इसको ट्रिगर करेगा तो अभी ये नहीं ट्रिगर हुई है, अब ये जाके इसको करेगा, तब तक ये वेट कर रही है, फिर ये जाके इसको ट्रिगर करेगा. इसीलिए कह रहा है कि सिंक्रोनस की हायर फ्रीक्वेंसी होती है कंपेयर टू एसिंक्रोनस, क्योंकि सिंक्रोनस में कोई डिले नहीं होता और यहाँ पे डिले हो जाएगा बिकॉज ऑफ वन ग्लोबल क्लॉक हैंडलिंग दिस, और यहाँ पे एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं. Then the designing and implementation is complex in synchronous counter. Designing and implementation is easy. Complex and easy. Okay. एक बार रिकैप मारते हैं. Okay. Sajjan, you want to try? Yes, sure. Counters. A counter which stores number of times an event or process has occurred is a counter after in relationship to a clock signal. Counters are used in digital electronics for counting purpose. They can count specific event happening in a circuit, which can be ascending, descending, or non-linear. For example, in UP counter, a counter increases count for every rising edge of the clock. They can also be designed using flip-flops. Counters are divided into two categories: asynchronous and synchronous counters. Okay, what are asynchronous? Asynchronous and synchronous. Asynchronous is only the flip-flop is driven by the main clock. The output of the rest of the only the flip-flop driven by the main clock. The output of the rest of the flip-flop is driven by the previous one. Correct. And for synchronous, one global clock drives each flip-flop, so output change is parallel. हाँ, एक टाइम पे सारे आउटपुट जनरेट हो जाते हैं. और synchronous. Another difference? It operates in a comparatively low frequencies, and designing and implementation is easy for asynchronous. For synchronous, the designing and implementation is complex, and it can operate on higher frequency than asynchronous counter. It Why? Is because it does not have, क्योंकि इसमें ये है ना मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू, मतलब एक ही फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हर एक को इंडिविजुअली काउंटर्स हो रहे हैं ना सिंक्रोनस में, तो इसीलिए उसको हायर क्लॉक सिग्नल यहाँ पे कॉमन है, एक साथ सारे ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए डिले नहीं है. यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, पहला ट्रिगर करेगा दूसरे को, दूसरा ट्रिगर करेगा तीसरे को, तो बाकी वेट करते रहेंगे. यहाँ पे इसलिए इसमें डिले हो रहा है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है और इसकी हाई है. समझ गए? यस. ये पॉइंट अगर याद रहेगा ना तो वो लिख लोगे तुम दूसरा वाला पॉइंट आराम से. ओके. और इसका एक ही ड्रॉबैक है कि डिजाइन इंप्लीमेंटेशन जो है कॉम्प्लेक्स है और इसकी इजी है. ठीक है? यस. लेट्स मूव ऑन. मेमोरी हायरार्की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने उसमें भी आया है जो असाइनमेंट सबमिट किया. स्क्रीन शेयर हट गया शायद से, नहीं शेयर इट अगेन. हां, शेयर इट अगेन. ओके, मुझे नहीं दिख रहा. तुमने कुछ प्रेस कर दिया रहेगा. हाँ, दिखा अभी. यस, डन. ओके, तो अभी अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की की. तो सेवरल मेमोरी डिवाइसेस फॉर्म अ हायरार्की इन अ कंप्यूटर सिस्टम. व्हाई डज इट डू दैट? टू इंप्रूव मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूस एक्सेस टाइम. तो काफी सारे मेमोरी डिवाइसेस मिलके एक हायरार्की बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको मेमोरी हायरार्की कहते हैं. और क्यों बनाते हैं? ताकि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर सके और डेटा का जो एक्सेस टाइम है, जितने टाइम में डेटा एक्सेस होता है उस टाइम को कम से कम में मतलब रिड्यूस कर सके. ओके, तो मेमोरी का ये हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा या पिरामिड, जिसमें नीचे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर. अगर पुराना वाला डायग्राम याद होगा जहां हम कैश की बात कर रहे थे, तो याद होगा कि हम
राइट साइड में मेन मेमोरी थी, बीच में कैश थी और लेफ्ट साइड में सीपीयू था। वहां से तुम याद रख सकते हो कि ये पहले 3 क्या जाएंगे पिरामिड में। दूसरे तो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप है, ये बेसिकली हार्ड डिस्क में जाएगा। ये सीपीयू है, ये कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है मतलब रैम, ये दोनों तुम्हारा हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क्स। So memory hierarchy was developed based on the program behavior known as locality of reference. This memory hierarchy of memory components can be demonstrated in pyramidal structure. Types of memory devices. Memory devices can be classified into 2 types. First is main memory. They can directly interact with the CPU. Example, RAM. RAM में अलग अलग टाइप होते हैं, डी रैम होता है, एस रैम होता है, डी रैम होता है। रोम में आपका प्रोम, ई रोम, ई रोम। फिर होता है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। दे रिक्वायर डिवाइसेस टू इंटरेक्ट विद द सीपीयू। एग्जांपल, मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी, सीडी और डीवीडी। 2 टाइप की बेसिकली मेमोरी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम आ गया, सेकेंडरी में आपका मैग्नेटिक और ऑप्टिकल आ गया। स्पेलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की, ये भी पूछ सकता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे भाई, साइज ऑफ मेमोरी इंक्रीजेस एज यू गो डाउन इन मेमोरी हायरार्की। तो जो पिरामिड है हमने बनाया था, तो उसमें मेमोरी का साइज इंक्रीज होता है जैसे ही तुम नीचे जाओगे। हार्ड डिस्क का मेमोरी का साइज डेफिनेटली सबसे ज्यादा होता है, रैम तो कम होता है, 4 GB 5 GB, कुछ उसमें 16 GB के भी रैम होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रायंगल अगर तुम देखो वापस से, तो यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क है ऑफ कोर्स उसके ज्यादा मेमोरी होगी, रैम की मेमोरी कम होगी, कैश की भी कम होगी। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे तुम्हारा मेमोरी का साइज बढ़ता जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है योगिता को? गाइस आवाज आ रहा है मेरा ना? यस। योगिता फिर से रिज्वाइन करो, उसको कोई चैट पे लिख दो ना रिज्वाइन करने को। वो गई शायद, ओके छोड़ो। और क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट इंक्रीजेस एज यू गो अप। तो नीचे क्या था, मैग्नेटिक डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप्स, तो उनके कॉस्ट उनके कॉस्ट कम होते हैं कंपेयर टू रैम। रैम में कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए कह रहा है ऊपर जाओगे तो सॉरी कॉस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है। कैपेसिटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द मेमोरी हायरार्की। जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क का कैपेसिटी ज्यादा होगा, उसका साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू रैम। Imran, the topics we are discussing, these topics are from frequently asked questions or these are like a whole yes notes? they are, yes they are। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला है Frequently जो asked इम्पोर्टेंट question. नहीं है। Okay. तो Okay. दैट इज ये काफी समथिंग। बड़ा दिख रहा है इसलिए। हाँ, काफी ज्यादा सिलेबस दिख रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। अरे अभी तो स्टार्ट किया, इतनी जल्दी भी क्या है हीरोपंती। अब बहुत बड़ा है तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो सुमैया को पूछो, उसने देखा है बुक्स। बहुत ज्यादा है, इसलिए बस स्टार्ट करते जाओ, रोज रिवाइज करो। मुझे लगता है कि अगर हम 4 दिन अच्छे से विदाउट मिसिंग अगर हम रोज रिवाइज करते जाते हैं तो मुझे लगता है आराम से 50-60 नंबर तो आ जाएगा। ठीक है। पासिंग कितना है? पासिंग तो आई थिंक 35 या 40 है, लेकिन पासिंग नहीं चाहिए यार, तो क्या मतलब जॉब करोगे तो तुम 35 नंबर दिखाओगे क्या वहां पे? नहीं वही। नहीं, ये मजा। अच्छा नंबर कम से कम 60 तो आना चाहिए ना यार, 60 इज अ गुड नंबर, फर्स्ट क्लास पास। और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। बस हमको बस ये 4 दिन मेहनत करनी है बस, दैट्स इट। रोज रिवाइज, रिवीजन बहुत जरूरी है, हर रोज रिवाइज करना है, उसी चीज को रिपीट करना है तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस टाइम। Access time is nothing but the interval between read-write requests and availability of the data. Access time increases as we go down the memory hierarchy. तो कोई भी चीज अगर कोई भी डेटा अगर उसको कैश मेमोरी से निकालना है, तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था
कैश मेमोरी और उसके एडवांटेजेस। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर सीपीयू को मेन मेमोरी से लाना है कुछ तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। कैश मेमोरी परफॉर्मेंस वाइज बेटर होती है और तुरंत डेटा दे देगी उसको, सीपीयू को मैच कर पाती है सीपीयू की स्पीड। तो इससे हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा एक्सेस टाइम, मतलब डेटा को जो एक्सेस करने का टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा। कैश में कम लगेगा, मेन मेमोरी में ज्यादा लगेगा। उसी तरह हार्ड डिस्क में से डेटा लाने में और टाइम लगेगा। ठीक है। Performance. One of the most significant ways to increase system performance is to minimize how far down the memory hierarchy one has to go to manipulate the data. जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा टाइम, ज्यादा परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि और उतना ज्यादा टाइम लगेगा डेटा मैनिपुलेशन के लिए। अगर रैम में कोई चीज अवेलेबल है तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हार्ड डिस्क तक जाना है और उसको मैनिपुलेट करना है तो परफॉर्मेंस विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज और टाइम लगेगा उसको। cost per bit cost per bit increases as we go up the memory hierarchy. This is because internal memory is costlier than the external memory. तो रैम महंगा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल मेमोरी से। तो इसीलिए वो कह रहा है जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉरी जैसे जैसे ऊपर जाओगे कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो ऊपर रैम है, नीचे हार्ड डिस्क है। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड रिकैप। तो सुमैया, can you hear me? Yeah. Okay, let's start. Memory hierarchy. Several memory devices form a hierarchy in a computer system to improve memory organization and reduce access time. Okay, good. So the lowest part is magnetic disks, magnetic disks, main memory, cache memory, and CPU registers. Yes. A memory hierarchy was developed based on the program behavior known as locality of reference. This memory hierarchy of memory components can be demonstrated in a pyramidal structure. Okay. Go on. Memory devices can be classified into two types: main or primary memory. They can directly interact with CPU. Examples are RAM, which can be DRAM, SRAM, DRDRAM, or ROM, PROM, EROM, EEROM. I saw in the question paper there were Yes. questions asked difference between DRAM and SRAM. Correct. ये भी है That was question में, repeated. पढ़ेंगे हम कल इसके बारे में, है क्वेश्चन पेपर में, I know that. Yes. Carry on. And then there's auxiliary secondary memory. They require devices to interact with the CPU. They can't directly interact. Examples are magnetic memory like floppy disk or hard disk, or optical memory like CD or DVD. Yes. Excellent. What are the characteristics of memory hierarchy? The size of memory increases as you go down the memory hierarchy, and the cost increases as you go up. Okay. The capacity increases as we go down the memory hierarchy. The access time, the time interval between read-write request and the availability of the data, it increases as we go down in the hierarchy. Yes. So it's faster to use the devices that are at the top. Correct. जैसे कि कैश मेमोरी. Performance, one of the most significant ways to increase system performance is to minimize how far down the memory hierarchy one has to go to manipulate the data. Right. Cost per bit increases as we go up the memory hierarchy. This is because the internal memory is costlier than the external memory.
ग्रेट। तो हमको बस ये 4 वर्ड याद रखने, कैपेसिटी, एक्सेस टाइम, परफॉर्मेंस, कॉस्ट बिट। ये अगर हमें याद है 4, तो हम डायग्राम में जाके खुद ब खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा, कहाँ ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ऊपर जाए या नीचे जाए तो एक्सेस टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो बस हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 4 चीज याद करें, कैपेसिटी, एक्सेस टाइम, परफॉर्मेंस, कॉस्ट बिट, एंड देन वी कैन इजीली फिगर आउट, बिकॉज वी अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। हम इजीली लिख सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अपना आंसर की, ऊपर जाएंगे तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है। तो नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे एक ब्रेक लगाते हैं और वी विल डू अ रिकैप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और कल हम फिर से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आगे पढ़ेंगे रिकैप करने के बाद। तो लेट्स रिकैप ऑपरेटिंग सिस्टम। whole operating system or just a part something? सॉरी, मतलब पूरा सिलेबस करना है या रिकैप? जितना तक पढ़ चुके हैं वो रिकैप करेंगे, उसके बाद हम आगे भी एक दो टॉपिक पढ़ेंगे। रिकैप तो जरूरी नहीं, रिकैप चलेगा। नहीं करेंगे तो हम कैसे फिर याद होगा वो, एक बार पढ़ने से तो पता है ना, नहीं होने वाला। यू विल रियलाइज, आप थोड़ा आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, और दिमाग रिकॉल करेगा। और वही हमें करना है, हमें रोज रिकैप करना है। रिकैप बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि एक चीज को अगर 3-4 बार पढ़ लिया ना, तो एटलीस्ट वो एग्जाम में अगर हमने 50% पे उसका रिटेन किया तो हम बाकी एक्सपैंड कर सकते हैं आंसर्स। ओके, so I'll do the recap of the first topic and then you guys can do for the others. So operating system is system software that manages computer hardware and software resources. 4 चीजें होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो OS manages all of the software and hardware on the computer system and controls the execution of the user's program. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन अगर पता है तो उसमें सिंपल चीज यही है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट था 45-55 के बीच में, सेकंड 55 to 65। इनफैक्ट इसमें 10 ईयर का गैप है, इसमें 10 ईयर का, इसमें 15 ईयर का, और प्रेजेंट है। मैंने इसको सिर्फ डायग्राम नहीं बल्कि लिख भी लिया है, तो आई वुड लाइक सज्जन टू जस्ट रीड दिस प्लीज। Sure. First generation. So first generation was until the Second World War, and computers built and maintained by a single group of people. And calculating engines with mechanical relays were built, but were slow and later replaced by vacuum tubes. In 1950, punch cards were introduced. या ये वाला फोर्थ पॉइंट। Oh, sorry. No operating system, so all programming was done in the machine language itself. मोटे मोटे तौर पे अगर हमें याद रखना है इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो हमें ये बताना होगा कि डिजिटल कंप्यूटर उस जमाने में नहीं बने थे। ठीक है। क्या थे फिर? कैलकुलेटिंग इंजन्स थे, लेकिन बहुत स्लो थे। उसके क्योंकि बहुत स्लो थे इसलिए वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस करना पड़ा। और एक सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल मेंटेन करते थे जो कंप्यूटर भी बनता था। ऑपरेटिंग सिस्टम उस जमाने में नहीं था, सारा कुछ मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था। 1950 में पंच कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे। ये इसका मोटे मोटे तौर पे ये पॉइंट्स हैं। यस सज्जन, सेकंड जनरेशन। Second generation. Transistor led to development of a computer system called mainframes logged in the air-conditioned rooms. The best system was introduced to reduce the wastage time in a computer. The tray full of jobs were collected in input room and read into the magnetic tape. After the whole batch was done, the input-output trays were removed and the output tape was printed. करेक्ट। तो उस जमाने में यानी सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे और उन्होंने हेल्प की मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाने में। एयर कंडीशन याद रखो, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर को एयर कंडीशन रूम में रखना पड़ता था। एयर कंडीशन याद रहेगा तो थोड़ा लिख सकते हो। उस टाइम पे बैच सिस्टम आया था, टाइम कंप्यूटर टाइम वेस्ट रिड्यूस करने के लिए। ट्रे फुल ऑफ जॉब्स collected in input room and read into magnetic tapes। सारा बैच डन होने के बाद इनपुट और आउटपुट टेप को निकाल दिया जाता था और आउटपुट टेप को प्रिंट किया जाता था।
Third Okay, generation. third generation. Yeah, carry on. Yeah, integrated circuit and multi-programming. There was two type of computer systems, scientific and commercial. Used integrated circuits and provide a major price and perform advantages. Multi-programming was introduced that saved time. करेक्ट। तो दो तरह के कंप्यूटर सिस्टम थे उस जमाने में, साइंटिफिक और कमर्शियल। और उस टाइम पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थे, जो कि प्राइस में भी एडवांटेज मिल रहा था और परफॉर्मेंस में भी, आईसीज की वजह से। तो उस जमाने में आईसीज आए थे और मल्टी प्रोग्रामिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब कोई एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करता है तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। Next, fourth generation, that is from 1980 to present. Large-scale integrated circuit allowed easy creation of a personal computers. This IC was cheap, containing thousands of transistors on a square centimeter of silicons, and because of this, microcomputers were much cheaper than microcomputers, making it comfortable. Personal computer also led to growth of network. तो उस टाइम पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की मदद से पर्सनल कंप्यूटर्स बने। तो फोर्थ जनरेशन में मेन हमें याद रखना है पर्सनल कंप्यूटर, और उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत सारी आईसीज थी और आईसीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे, जो कि एक छोटे से सिलिकॉन जो कि स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है उस पे बने हुए थे। और ये माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, काफी सस्ते थे मिनी कंप्यूटर्स से, और इसकी वजह से आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता था। और क्योंकि इतने सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए तो ये इसने हेल्प की टू ग्रो द नेटवर्क्स, और इसी ने क्रिएट किया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, उसमें कई सारे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, और हर कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वो मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। Types of operating system. I'd like Sumaya to go read this, please. Types of operating systems. Yeah. Multi-programming operating system has a single processor, the CPU, that executes multiple programs. A multiple processing system has multiple processes that executes multiple programs simultaneously. Yes. A networking operating system is a collection of physical interconnected computers where each machine runs their own operating system. Distributed operating system is a collection of network connected independent computers where the entire operating system is itself distributed across the network. Correct. Perfect. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पहले जो पढ़ा था, हल्का हल्का? अगर हल्का हल्का याद आ रहा है तो मतलब हमारा रिवीजन काम कर रहा है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सज्जन? Sure. Function of operating system: process management and memory management. Process management: the CPU executes a large number of programs. While its main concern is the execution of user program, CPU is also needed for other system activities. These activities are called process. A process is a program in execution. Yes. Memory management: memory is the most expensive part in a computer system. Memory is a large array of words or bytes, each with its own addresses. There are various algorithms that depend on the particular situation to manage the memory. We will discuss this later. Okay, last one. File management. File management is one of the most visible service of operating system. Computer can store information in several different physical forms: magnetic tape, disk, drums, all are most common forms. The operating system implements the abstract concept of the file by managing mass storage devices such as types and disks. Okay, good. Okay, processes. Process is basically program and execution. I'm sure ये जो है वो सज्जन बहुत इंटरेस्टेड होगा प्रोसेस के स्टेट बताने में। सज्जन फटाफट बता दो। Okay. New, ready, running, waiting and halted. The process is being created, then उसको ready करते हैं, waiting state पे लाते हैं,
फिर रनिंग कर देते हैं, फिर रनिंग करने के बाद में फिर सस्पेंड कर देते हैं, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट्स टू ऑक्यूर, देन halt or terminated, the process has finished the execution. Good. Yeah. Implementation of the processes. Context switching. Basically, context switch is a switching of CPU from one process to another. किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रोसेस को सीपीयू को असाइन किया जाता है। तो अगर सीपीयू ऑलरेडी एक प्रोसेस रन कर रहा है तो इंटरप्ट जब अकर करता है, अभी हमने इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था, कई वजह से इंटरप्ट हो सकता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वजह से हो सकता है, या फिर कोई एरर आ गया प्रोग्राम में, मेमोरी टाइम एक्सीड हो गया, जितने टाइम में उस ऑपरेशन को होना था उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई भी इंटरप्ट का रीजन होता है। अगर इंटरप्ट हुआ तो वो प्रोसेस को होल्ड पे डाल के दूसरा प्रोसेस असाइन हो जाता है सीपीयू को, इसी को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं, स्विचिंग ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। प्रोसेस ए मान लो चालू है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटरप्ट आया तो क्या करेगा, वो सेव करेगा रजिस्टर। अभी हमने सेव रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर इज बेसिकली मेमोरी, फास्ट मेमोरी। तो उसका जो भी जितना काम हो गया उसका इंफॉर्मेशन सेव करेगा, प्रोसेस बी का इंफॉर्मेशन लोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और तब तक प्रोसेस ए होल्ड पे है। ये एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोसेस बी का स्टेट है वो सेव करेगा, और प्रोसेस ए का वापस रीलोड करेगा कि कहाँ से शुरू करना है, पूरा प्रोग्राम नहीं रन करना है, जहाँ तक हो गया था उसके आगे से रन करना है, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करेगा इसको। ठीक है, सो प्रोसेस स्विचिंग बिटवीन टू प्रोसेस, यही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्रेड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए। Threads or lightweight processes are independently scheduled part of single program. We say a task is multi-thread if it is composed of several independent sub-processes which do work on common data. If each of those pieces could run in parallel. हर process के अंदर thread होता है. Thread is basically a lightweight process जो कि independently scheduled parts of single program है. एक प्रोग्राम के independently scheduled parts हैं ये threads. ये आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में नया प्रोग्राम आया, उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रैम में गया, रैम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस के अंदर अपना थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। प्रीम्पशन एंड नॉन प्रीम्पशन में हमने पढ़ा था, प्रीम्पशन का मतलब वो होता है कि जब कोई प्रोग्राम को इंटरप्ट किया जा सके, तो यही प्रीम्पशन है कि यहाँ पे इंटरप्ट होगा तभी तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। शेड्यूलर भी हमने आगे पढ़ा है, शेड्यूलर शेड्यूल करता है सीपीयू को कि कब टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो शेड्यूल करने के बाद टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। आई थिंक हमने इतनी बार ये देखा है डायग्राम कि आई एम श्योर एग्जाम में बना सकते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग, ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेड्यूल्ड बिफोर यूज। Scheduling refers to a set of policies and mechanisms supported by operating system that controls the order in which the work is to be done. Scheduling का यही मतलब है कि किस ऑर्डर में टास्क परफॉर्म होना है। Sajjan, can you please carry on from here? Sure. Process scheduling. So all computer resources are scheduled before use. Scheduling that controls the order in which work to be done. Scheduler is the operating system that selects the next job to be admitted or execution. In other words, assign the CPU to a process. Next, the main objective of the scheduling is to increase the CPU utilization. थोड़ा slow, इतना fast हम नहीं समझ सकते. Please go slow. Sorry. The main objective of scheduling is to increase CPU utilization and higher throughputs. Throughput is the amount of work accomplished in a given time interval. Excellent. Yeah. Okay. यहाँ पे प्रोसेस जब भी नया आता है वो हार्ड डिस्क में आता है, नहीं सेकेंडरी मेमोरी में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है ज्यादा से ज्यादा नए प्रोसेस को रेडी क्यू में लाना, इसी को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब एक प्रोसेसर जब मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करता है उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लाने हैं यहाँ पे रेडी क्यू में। रेडी क्यू में आने के बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको डिस्पैच करेगा और शेड्यूल करेगा प्रोसेस रनिंग स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, अब अगर कोई इंटरप्ट अकर हुआ या आईओ रिक्वेस्ट की वजह से ब्लॉक हुआ तो वेटिंग में चला जाएगा। जब आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी तो वापस रेडी में आएगा और फिर वापस रनिंग और टर्मिनेटेड होगा। अगर किसी वजह से मल्टीपल प्रोग्राम्स वेटिंग में जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा रैम भर जाएगा उसकी मेमोरी, उस टाइम पे मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है
कि मेमोरी भरने के बाद और जो नए प्रोसेसेस आ रहे हैं उनको हार्ड डिस्क में डालो और सस्पेंड वेट स्टेट में, और जब यहाँ खाली हो जाए जगह वापस लेके आओ मेन मेमोरी में, और यहाँ पे वापस वेटिंग क्यू में डाल दो, और उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये प्रोसेस की लाइफ साइकिल। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। Sumaya, what is a preemptive scheduling? Preemptive scheduling is when a process can be interrupted and move to another state. Okay. An executing process can be interrupted and move to another state, and another process can be assigned to the CPU. Okay, carry on. So the operating system switches to the processing of a new request before completing the processing of the current request. Mm-hmm. The preempted request is put back into the list of the pending requests. Its servicing will be resumed sometime in the future when it is scheduled again. Right. Preemptive scheduling is more useful in high priority processes which requires immediate response. Example, round robin scheduling or SRTM. shortest remaining time. Next. मैं भूल गया था, तुम्हें याद है इसका मतलब? Shortest remaining time next. Good. And non-preemptive? Non-preemptive scheduling. Once the CPU has been assigned to the process, the CPU cannot be taken away from the process until it goes in waiting state or it has terminated or completed. Correct. A non-preemptible discipline always processes a scheduled request to its completion. First come, first served, and shortest job first. Correct. Shortest job first को एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? Shortest job next. नहीं, वो अलग होता है, सेम होता है, राइट? एक मिनट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, हाँ शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट भी कहते हैं। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो what is the like what's the logic in first come first serve? Like how will you solve a problem, Sumaya, if first come first serve with non-predictive scheduling comes in exam? The process that comes first is executed first. ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि क्या करोगे एग्जैक्टली। तुम्हें इस तरह से एग्जाम में मिलेगा तो व्हाट विल यू डू? गिव मी जस्ट फ्यू एग्जांपल। So P1 comes first, it will be executed first. All of these will be executed in order. ओके, तो P1 पहले यहाँ जाएगा, करेक्ट? Yeah. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। कितने टाइम तक चलाऊंगा उसको? 0 to 3, processing time is 3. 3, ठीक है, तो अब 3 पे चलेगा, यहाँ पे P1 डाल दिया। अब 3 इंटरवल पे क्या चेक करेंगे? What processes have come next? करेक्ट, तो कौन कौन से आए 3 पे? So P2 and P3. P2 Correct. came first, so P2 will go first. करेक्ट, तो P2 goes here, so 3 के बाद आ गया, कितने देर तक चलाएंगे? 9. P2 will run for 6. 6, so 3 plus 6 9। फिर 9 इंटरवल पे क्या चेक करेंगे? 9 interval, all the other processes have arrived. P3 has come first, so it will run for 1 unit. Then the time will be 10. And then Correct. P4 will run. The time will be 14. बस ठीक है, मतलब इतना ही हमें बस अपना चेक करना है कॉन्सेप्ट की इट्स क्लियर और नॉट। वी डोंट हैव टू डू द फुल वन, बस हमें कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि याद रहे हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? यहाँ पे याद है P1 के बाद ये 3 आया था, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? Yeah, the timings that are put here. करेक्ट, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे CT 80, और यहाँ पे वेटिंग टाइम में TAT यानी ये माइनस PT,